आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सवाल जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं, नंबर सिस्टम के सवाल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको समझाए बिना ही बता दूंगा आंसर निकाल के। आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को प्रैक्टिस क्लास की तरह लेना। तो चलो आओ, यहां पे आओ। पहला सवाल जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख गया है, डायरेक्ट उस पे आओ। क्या है सवाल में कि देखो 6 अंकों वाली संख्या आप लोगों को दे दी, उसमें 125 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये जो संख्या दी है ना, इसमें 125 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन देखो क्या है, इसमें बीच में 2 अंक गायब कर दिए, 2 अंक गायब कर दिए। चलो वो भी देखेंगे आगे जाके। ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्याएं हैं ये मुझे बताने हैं। ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्याएं, ध्यान से सुनना। ऐसी यानी कि ऐसी जिसमें सिर्फ x और y का मान मैं चेंज कर सकता हूं, बाकी के 4 मान ऐसे ही होने चाहिए। तो 2 मान क्या अलग अलग आ सकते हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना 125 का भाग किसमें पूरा पूरा जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर 5 के ऊपर जितनी भी पावर है, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी पावर है, तो उस पावर में जो अंक है ना, उतनी संख्याएं मुझे गिन लेनी है। उतनी संख्याएं मुझे गिन लेनी है। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूं, 7 8, 4 है ना 5 की पावर, तो लास्ट के 4। अगर इन लास्ट के 4 नंबर्स में 5 की पावर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में 5 की पावर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट मुझे यहां पे काम में लेना है। यहां पर 125 दिया है और 125 का मतलब मुझे आपको सबको पता है कि 5 की पावर 3 होता है। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। चलो ठीक है, इतना आप लोगों को पता है तो आप लोग ये सवाल में आगे बढ़ सकते हो। बस आपको ये तो पता चल गया कि लास्ट के 3 डिजिट्स में 125 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट में 125 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करना है। अगर इनमें चला गया तो बाकी तो पूरा नंबर में जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी कितनी सिचुएशंस बन सकती हैं? x और y के मान कितने में चेंज कर सकता हूं कि 125 का पूरा पूरा भाग जाए? चलो 3 नंबर के पे चलते हैं। तो 125 को, एक तो पहली सिचुएशन ये हो गई सीधी सीधी, एक तो पहली सिचुएशन ये हो गई कि 125 से मैं काटूं और यहां पर 125 ही हो तो इस पूरे नंबर में भाग चला जाएगा। चलो ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो गई कि x का मान रख दूं 1 और y का मान रख दूं 2। चलो मैं एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए रख देता हूं, x का मान 1, y का मान 2, 5 तो यहां लिखा हुआ ही है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये 5 जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 बना लेता है। जैसे कि 125 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 250। लास्ट में 0 हो गया ना, लास्ट में 0 हो गया। लास्ट में 0 तो मुझे चाहिए ही नहीं, यानी कि इवन नंबर से मुझे मतलब ही नहीं है। इवन नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करके देखना ही नहीं है, मैं सिर्फ ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। वो भी क्रमागत रूप से करते चलते हैं ना, ताकि सिचुएशन आसान हो। चलो ठीक है, 125 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 125 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 125 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, 125 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। इतना करके देख ले, क्या पता इतने में अपना काम हो जाए। एक तो आप लोगों को पता चल गया। चलो अगली सिचुएशन क्या है? 5 तो ये 15 है, 1 है, 3 दूनी 6 और 1 7 है, 3 एकम 3, 375 है। एक 375 है, यानी कि x का मान या तो मैं 3, x का मान 3 और 7 y का मान ये मुझे रख सकता हूं मैं, क्योंकि यहां पे भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर 125 को 3 बार काटना पड़े तो मुझे यहां लिखना होगा 375। ठीक है जी, चलो इतना ठीक है। चलो आगे वाला भी करते हैं। आगे क्या है? 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 है, 5 एकम 5 और 1 6, 625। यानी कि एक सिचुएशन ये हो गई कि x का मान मैं 6 रख सकता हूं और y का मान 2 रख सकता हूं। अगली कंडीशन देखते हैं, अगली सिचुएशन देखते हैं क्या है। देखो 7 पंजे 35, 3 लग गई हासिल, 7 दूनी 14 और 14 और 3 कितने होते हैं? 17। चलो ठीक है, 7 एकम 7 और 1 875। यानी कि x का मान तो मैं रखूं यहां पर 8
और y का मान रखूं मैं 7। चलो ये 8 और 7, ये कितनी सिचुएशंस हो गई जो येलो कलर में आपको दिख रही है? 1 2 3 4 सिचुएशंस हो गई। चलो पांचवी सिचुएशन भी चेक कर लेते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। चलो करके देखते हैं क्या है। 9 पंजे 45, चलो 9 दूनी 18 और 4 22, चलो 9 एकम 9 2 11 1125। बेटा जी 4 डिजिट्स हो गए, मुझे तो 3 डिजिट्स ही चाहिए थे ना लास्ट के, तो तीन डिजिट्स सिर्फ 7 तक ही आएंगे। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 सिचुएशन ऐसी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 4 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें 125 का पूरा भाग जाएगा। तो मैं यहां पे x का मान या तो एक या x का मान ये रख सकता हूं, y का मान ये रख सकता हूं। उसके अलावा 9 पे जंप करते ही तो 4 डिजिट वाला नंबर आ गए, मेरे काम की चीज नहीं है। तो ये 4 ऐसी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। आपको इसके लिए याद रखना होगा क्या कि 5 पे जितनी पावर लगी हुई है उतने नंबर्स मुझे चेक करने हैं। अगर आपको ये पता है नंबर सिस्टम में, तो एग्जाम में ये वाला सवाल आप चुटकियों में कर सकते हो। मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए कंडीशन? तो ये सवाल ऐसे हो गया। अगले सवाल पे बढ़ूं, नंबर सिस्टम के सवाल। आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है और यहां पे आपको नंबर सिस्टम पूरे टॉपिक की जानकारी भी होती जा रही है। ये 2 नंबर्स हैं, इनके गुणनफल पर दशमलव बिंदु के दाएं और कितने अंक होंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे। बेसिकली ये मुझसे यही पूछना चाह रहा है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे। तो सबको पता है पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं। चलो देखो, मैं अगर आपको एक कंडीशन दूं, एक सिचुएशन दूं कि 0.91 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0.3 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा 3 1 जा 3। मेरा आंसर आएगा 3 1 जा 3 और 9 3 18 183, लेकिन 183.183 ये मेरा आंसर आया। दिखा आपको? आपने क्या फोकस किया? अगर पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट पे बाद 1 है, तो 3 पे पॉइंट लग जाएगा, 3 नंबर्स पे पॉइंट लग जाएगा। यही बताया मैंने आपको। अगर आप ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन, ये वाला फॉर्मूला आप यहां लगाओ तो क्या होना चाहिए बेटा जी कि 3 और 2 5 तो इधर है पॉइंट के बाद और 2 इधर है, तो 5 और 2 कितना होता है? 7। और आप लोग आंसर क्या कर दोगे? 7, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग ऐसे ही चुटकी में कर देते बिना पढ़े, तो यहां पढ़ाने की क्या जरूरत थी, है जी? तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप लोग इग्नोर कर देते हो वो बताऊंगा हर एक क्लास में। तो देखो क्या है, पीछे मैंने आपको क्या बताया इस सवाल में? इस सवाल में मैंने आपको बताया कि जब भी ये 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 बनाता है, ये 0 बनाता है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 40, ऐसे लास्ट में 0 आ रहा है ना। तो बेटा जी इसमें भी यही चीज हो रही है क्या कि ये वाला जो 5 है ना, ये 5 अगर इस 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 5 चौके 20 बनाएगा, 5 चौके 20 बनाएगा, यानी कि एंड में 0 बच रहा है। और आपको पता है दशमलव के एंड में 0 होता है, उसका क्या ही मतलब होता है। देखो कैसे, मैं अगर आपको नंबर दूं 0.235, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, 0.2 से। देखना मेरी बात सुनना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और 2 दूनी 4। पॉइंट कितने पे लगना चाहिए? पॉइंट कितने पे लगना चाहिए? फिर से देखता हूं मैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7 और एक 2 दूनी 4। पॉइंट लगना चाहिए 4 पे, तो 1 2 3, यहां 4 पे तो पॉइंट लग गया, 4 पे तो पॉइंट लग गया। वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने 4 पे तो लगा दिया। लेकिन आप खुद बताओ, अपनी ईमानदारी से बताना, जितना आपको नॉलेज है, ये वाला 0 अगर मैं हटा देता हूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो बस वही बात है, पॉइंट तो बेटा जी बेसिकली 3 पे ही लगा है, 3 पे ही लगा है। बस बिल्कुल इसी तरीके से इसमें होगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 आएगा। आपको जब 5 वाली कंडीशन दी हो तो आपको लास्ट में चेक कर लेना है कि ओड नंबर आ रहा है या फिर इवन नंबर आ रहा है। सीखे?
पता चल गया। बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सवाल में, वरना तो बिल्कुल इजी है। अगर यहां पर 4 की जगह 3 होता तब तो आपका आंसर क्या हो जाता, 7 हो जाता। अगर 4 की जगह 5 हो जाता तब तो आपका ऑप्शन 7 हो जाता। 4 की जगह 7 होता तब आपका ऑप्शन 7 हो जाता। बस बेसिक चीज जो है आपको पकड़ के चलनी है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों के काम आएंगी, इसलिए नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात? चलो आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे पढ़ो फटाफट से। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया ट्विन प्राइम्स, तो ट्विन प्राइम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य, और जुड़वा अभाज्य आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब अगर आप जुड़वा अभाज्य के बारे में सीखना चाहते हो, ट्विन प्राइम्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, तो वो क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। वो क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा, मैंने यहां से आप लोगों को बताया। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ये जो नीचे दिया हुए हैं नंबर्स, इनमें से ट्विन प्राइम्स का जोड़ा कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से चलूं तो मैं ये आराम से निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे पहले ये तो पता हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ये तो पता चल गया कि अंतर 2 होना चाहिए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद के अलावा और 2 के अलावा किसी का भी भाग ना जाए। ऐसे करके ये चलती जाएंगी। आप सबको पता है, बचपन से आप लोग इस चीज को पढ़ते ही आए हो। सीख गए इतना? तो मैं आगे चलूं। अब इसमें मैं ऑप्शंस देखता हूं। आप लोग ऑप्शन देखो कि 191 और 193, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। ठीक है जी। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। चलो ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, और इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है। चलो मेरे वाले उस कॉन्सेप्ट से तो इसका आंसर ही नहीं आया। दोनों सबके बीच का अंतर 2 है, सबके बीच में अंतर 2 है। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि क्या ये जितने भी नंबर है सभी अभाज्य संख्याएं हैं क्या। तो अगर आप ध्यान से देखने चलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 133 है उसमें तो 19 का डिवाइड जाता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो बस बात खत्म ना, यही मेरा आंसर आ जाएगा। अंतर तो 2-2 है बेटा जी, लेकिन ये खुद अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं का पेयर कैसे होगा? आंसर आया आपका। चलो अगले सवाल पे देखो। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे देखो जल्दी से। देखा सवाल? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 552 है। यदि इन 2 पूर्णांकों में से छोटे को अक्ष द्वारा दर्शाया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्ष का मान है, कौन सा अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए सही समीकरण है। तो सवाल को देखा, इतना लंबा सवाल, इतना लंबा चौड़ा सवाल, आपकी हवाइयां उड़ गई होंगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जड़ पकड़ के रखी है, अगर आपको पता है कि बेसिक्स क्या है, तो ये सवाल चुटकियों में होने वाला सवाल है। तो करें, कोशिश करें। तो फिर आओ फटाफट से, जल्दी से आओ। क्या है सवाल में? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, आपको यह पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि क्रमागत, अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, ये सारे क्रमागत हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, प्लस में भी है, क्रम से भी चल रहे हैं। अगर मैं 1 का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देखूं अगला, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 1 में जब मैंने 1 और जोड़ दिया तो उसके अगले वाला अंक आ गया। ये भी देखो, 2 में मैं अगर 1 और जोड़ दूं तो इसके अगले वाला आ गया, 3 में 1 और जोड़ दूं तो इसके अगले वाला। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप लोगों को पता चल गया कि जब मैं 1 जोड़ देता हूं तो उसके अगले वाला आ जाता है, 2 जोड़ देता हूं तो उसके भी अगले वाला आ जाता है।
सीख गए। अब इसने बेचारे ने साफ साफ बोल दिया, इसने साफ साफ बोल दिया कि छोटे को अक्स द्वारा दर्शाया गया है। छोटे वाला अक्स है तो उससे बड़े वाला क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे उसका क्रमागत 2 नंबर पे जो आता है वो निकालना होता तो वो अक्स प्लस 2 हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो बस मुझे इससे अगले वाले की तो जरूरत ही नहीं है, मुझे अक्स और अक्स प्लस 1 की जरूरत है। क्या बोल रहा है, गुणनफल 552 है, दोनों का गुणनफल 552 है। ये बोल रहा है कि अगर मैं अक्स को अक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 552 आता है। अक्स को अक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 552 आता है। तो बस अगर इसमें से इससे कोई सा समीकरण ये वाला बनता है ऊपर वाले में से, वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो समीकरण को सोल्व करने की कोशिश करो। अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स स्क्वायर, अक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स, बराबर कितना है 552। ऐसा कोई समीकरण है क्या, नहीं है। इसने इधर 0 किया है तो मैं इधर 0 कैसे बना सकता हूं, 552 को ले आता हूं इधर, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 552 बराबर 0। ऐसा कोई समीकरण है, ऐसा समीकरण है ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल बिना दिमाग खर्च किए इसका आंसर आ गया। तो सीख रहे हो ना चीजें, बस आपको जड़ पकड़ के रखनी है, आपको एक जगह रुके रहना है। चले अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल किसके बराबर होगा। सवाल लंबा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन यह भी चुटकियों में होने वाला सवाल। कैसे, देखना मेरे तरीके से चलोगे तो सारा का सारा टाइम बचा के आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप बाकी की सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सको। मैथ वाला पोर्शन आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल तरीके से कम समय में कर सको। देखते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। 97 में आप एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा लो, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे बड़ी 98 में तो 2 का जाएगा, 99 में 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, और 100 तो आगे चल के 3 अंकों की संख्या हो गई। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 97, इसका 2 गुना। ये कुछ तो बोल रहा है, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दूं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अब आपको यह भी पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। 998 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 999 में 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, और आगे चल के अगर मैं 1000 कर देता हूं वो तो 4 अंकों की संख्या हो गई। तो बस ये इसका 3 गुना, ये बोल रहा है 3 गुने का योगफल किसके बराबर। अब तो कितना आसान हो गया यार, अब तो कितना आसान हो गया। आपको बस इतना ही पता होना जरूरी था कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, कौन सी है। तो कर लो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 119। ठीक है जी, सही किया है मैंने, सही किया मैंने, चलो बिल्कुल सही किया है। यहां क्या है, 7 × 21, 2 और 9 × 27, 28 × 29, 9। मैं इतना इकाई अंकाई देख लो, पूरा मल्टीप्लाई क्यों करूं। 4 और 1 कितना होता है 5, ऑप्शंस में 5 किस किस में है, 2 में है, चलो ठीक है। और 9 9 कितना होता है 18, यानी कि 8 8 किस में है, ऑप्शन नंबर ए। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इकाई अंक देख लो ना, पूरा करने की क्या जरूरत है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1। अब इसमें बस इतना ही था कि आपको यह पता होना चाहिए था, आपका सवाल चुटकियों में हो जाता है। आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने चंद सवाल लेके आया हूं, बिल्कुल छोटी सी क्लास लेके आया हूं, बहुत लंबी क्लास नहीं है। देखो क्या है, जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल कितना बचता है, 36। ये मुझे पता होना चाहिए, ये इसने बताया है, मुझे पता तो अपने आप ही हो गया। उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल, वही संख्या 13 से विभाजित करनी है तो शेषफल कितना आएगा। ऐसी कंडीशन में, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ऐसी कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, मुझे चेक करना है कि ये जो 13 है वो इस 234 का फैक्टर है क्या, 234 का फैक्टर है क्या 13 है। तो अगर आप देखने चलोगे 13 का भाग देके देख लो, इसमें 18 बार जाता है, यानी कि 13 इसका फैक्टर है। आपको करना कुछ नहीं है, अगर ये फैक्टर है तो इस 13 का इसमें भी भाग दे लो, रिमाइंडर में भी। 13 का भाग अगर मैं 36 में देता हूं तो 13 दूनी 26, बच गया कितना 10, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा
10, बस यही देखना है। और अगर आप मुझसे ये पूछो सर ये फैक्टर नहीं हो, तो अगर फैक्टर नहीं हो तो या तो वो आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं, या तो आपसे वो सवाल पूछेगा ही नहीं, और पूछ भी लेगा तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें यह लिखा होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते या फिर नन ऑफ दीज। फैक्टर होना जरूरी है, तभी इस टाइप का सवाल आप लोगों से पूछेगा। तो समझ गए, आपको यह करना है अगर फैक्टर है तो उस रिमाइंडर में इसका भाग दे लो, बस जितना शेषफल बचता है उतना इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं बता रहा हूं। ये वाला सवाल क्लास में ही देखेंगे, डिटेल में समझाएंगे। तो इससे अगले वाले सवाल में चलो। 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है? अब देखो, दिमाग से खेलने वाली चीज है ये वाली। सवाल में तो कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसे बोल दूं कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग हैं? अरे वर्ग 5 और 6 के बीच में तो कुछ ऐसी संख्या है ही नहीं जो वर्ग है। 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया। अब इनके बीच में कोई ऐसी संख्या हो सकती है क्या जो वर्ग है? नहीं है ना। क्यों? इसके बीच में तो एक ही इसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। 5 के बीच में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। बस वही तरीका है। अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि 4 और 6 के स्क्वायर हैं, इनके बीच में कोई एक संख्या आ सकती है, तो 4 चौके 16 हो गया, 6 6 36 हो गया। इनके बीच में एक 25 आता है ना जो वर्ग है 5 का। यानी ये 87 और 88 के बीच में तो कोई अंतर ही नहीं है, एक का अंतर है। एक से ज्यादा का अंतर हो तब तो बात अलग है। और अगर आप ये चीज पकड़ लिए तो आपको ये पता चल गया कि ये हमसे ये नहीं पूछ रहा, वर्ग का कोई लेना देना नहीं है, ये हमसे बस इतना पूछ रहा है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, ये मुझसे पूछ रहा है। वर्ग तो नहीं है, वर्ग तो नहीं है। अब देखो, जो वर्ग नहीं है इसमें से कितनी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं नहीं है, वो मैं निकालता हूं। आपको यह पता होना चाहिए कि बीच आने वाली संख्या। तो मैं अगर ऐसा करूं 88 का स्क्वायर में से 87 का स्क्वायर में माइनस करूं, 88 के स्क्वायर में से 87 का स्क्वायर में माइनस करूं तो, और अब ये चीज आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं 2 से चलूं 5 पे, ठीक है, तो 5 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया? 3। अब इन दोनों के बीच में संख्याएं कितनी है? 4। 3 और 4 दो ही तो संख्या है, 3 और 4। समझने वाली चीज है, थोड़ा सा हल्की सी चीज है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 5 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो आप अगर गिनोगे तब तो बता दोगे 3 और 4 2 संख्या आएंगी। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 है, तो बीच में 3 संख्याएं नहीं है ना। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? 5 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, फिर 1 और माइनस होगा, तो कितनी संख्याएं हैं बीच में वो पता चलेगा। अंतर तो 3 का है, लेकिन संख्याएं कितनी है बीच में, ये 1 और माइनस करना पड़ेगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट मैं यहां लगा देता हूं, यहां पे मैं 1 को माइनस और करना है मुझे। अब आपको ये तो पता चल गया इतना, जब आप देखोगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी माइनस ये 1 तो अलग से है, ये तो मैंने कर लिया। अब a प्लस बी यानी 88 और 87 को जोड़ दो, 88 और 87 को जोड़ दो, 88 में से 87 को घटाओगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस 1, ये चलेगा। 88 और 87 को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 165, और 165 में से अगर आप 1 घटाओगे तो आपके पास आएगा 164। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 164। कॉन्सेप्ट समझने वाला ये था कि दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल के उसमें से आप 1 माइनस कर देते हो तो आपके पास उतनी संख्याएं आ जाएगी जो उन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं वो आप लोगों के पास आ गई 164। 87 का स्क्वायर 88 के स्क्वायर के बीच का अंतर, वर्ग तो आ ही नहीं सकता, तो वो हमसे बेसिकली यही पूछ रहा है कि इनके बीच में संख्याएं कितनी हैं। वर्ग नहीं है, जो संख्याएं बच गई वही तो मुझे बतानी है। चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलो। डी का मान ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है। जल्दी से, क्लास अपनी खत्म होने वाली है, बिल्कुल एंड में आ चुके हैं आज की क्लास के। चलो फिर देखते हैं ये सवाल। ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने है। 8 से विभाजित होती है, तो आपको ये याद रखना है 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम क्या होता है
कि जब, ये तो आपको याद रखना है ना, ये तो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है। कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगी? कोई भी संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट्स में 8 का पूरा पूरा भाग जाए। उसके लास्ट के 3 डिजिट्स में 8 का पूरा पूरा भाग जाए। चलो ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स हैं जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि अगर ये 168 लास्ट में है और यहां संख्याएं हैं 1 3 4, तो मैं अगर इसमें 8 का भाग दूं तो 8 1 दूनी 16 और 0 और 8 एकम 8 पूरा पूरा भाग जाता है, यानी इसमें पूरे में 8 का भाग जाएगा। बस यही चीज है जो मुझे याद रखनी है। 8 से विभाजित होगी नहीं होगी? तो मुझे आप ऑप्शंस रख के देखो, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शंस रख के देखो। 4 में रखता हूं अगर डी का मान, तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 6 में से 4 गया तो बचा 2। ठीक है जी। और यहां अगर मैं डी का मान, अब देखो यहां पर जो आंसर आएगा ना वो डी 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 आना चाहिए, यानी कि जो आंसर यहां आएगा ना, जो यहां आएगा वो ही तीनों यहां आने चाहिए। ये जो डी है ये कैपिटल डी है, प्रश्न के हिसाब से ये कैपिटल डी है। आपको इस प्रश्न में ये भी ध्यान रखना है कि आपने अगर यहां पे जो कुछ रखा तो वो यहां पे भी आना चाहिए और यहां पे तीनों सेम आने चाहिए। ऐसी सिचुएशन तो वही बन सकती है अगर तीनों संख्याएं 8 8 8 हो, तभी इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझने वाली चीज है। तो मैं अगर यहां पर 4 ऑप्शन रखता हूं तो नीचे बचता है 2, तो यहां अगर 2 2 2 होगा, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। चलो ठीक है। यहां अगर मैं 6 रखता हूं 6, तो 6 में से 6 गया तो 0 बच जाता है। चलो ये भी नहीं होगा। यहां अगर मैं 8 रखता हूं तो 6 में से 8 गए, 16 में से 8 गए तो 8। अगर डी का मान मैं यहां पर 8 रख देता हूं तो यहां पे भी 8 आना चाहिए, यहां पे भी 8 और यहां पे भी 8, और इसमें 8 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2 रखता हूं तो यहां 4 ही बच जाता है, 4 4 4 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फास्ट हो गई है स्पीड तो, लेकिन आपको समझ आ चुका होगा। नहीं समझ आ रहा है तो अगली क्लास में देखेंगे। नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखना, अगर डी का मान मुझे कुछ रखना है तो मैं ऑप्शंस में से रख रख के देख लेता हूं। अगर मैं 4 रखता हूं यहां पे तो, और फिर उसको माइनस करता हूं तो 6 में से 4 गया तो 2, और मुझे ये पता है यहां जो रखा है वही मुझे यहां रखना है। अब देख लो 2 2 2 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। अगर मैं फिर रखता हूं 6 रखता हूं तो 6 में से 6 गया तो बच जाता है 0, और यहां पे भी मुझे 6 6 6 ही रखना पड़ेगा, 6 6 6 ही रखना पड़ेगा। तो बस अगर ऐसा है तो ये नहीं होगा। अगर मैं 8 रखता हूं तो मुझे यहां पर भी 8 8 8 ही रखना पड़ेगा, और ये क्या पूरा पूरा विभाजित हो रहा है क्या? देखना, 6 में से 16 में से 8 गया तो 8, फिर आगे चलोगे तो 8, ये वाला मेरा आंसर आएगा, यही आएगा। रख के देख लेना, आप ऑप्शंस रख के देख लेना। जब मैं ऑप्शंस रखवा के देखता हूं ना, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको कॉन्सेप्ट इतना बता दूं कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहां रख के देखना। यहां रख के देखोगे, आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑप्शन डी की जगह रखा है वो बराबर के निशान के आगे वाले जितने भी डी हैं सबकी जगह आपको वो ही रख के देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है 8 से तभी विभाजित होगी जब लास्ट के 3 नंबर्स में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो चलता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा? ध्यान से देखना, आज की क्लास का लास्ट सवाल यहीं पे रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, बिल्कुल रेगुलर आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा उसी तरीके से क्लास आएगी अगली। तो देखते हैं, प्राकृत संख्या है n, तो n³ माइनस n लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? n कोष्टक n² माइनस n। मैं n को कॉमन ले लेता हूं ना, तो ये n² माइनस n है, n² माइनस 1 है, सॉरी n² माइनस 1 है। अब आपको ये पता है n² माइनस 1 क्या होता है? n² माइनस 1 होता है n प्लस 1 और n माइनस 1, और n तो मेरा है ही। ये मैंने क्यों लिखा है? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ता है। आप मेरे को देखो, मैंने क्रमागत संख्याएं बताई थी, आपको क्या बताई थी? n प्लस 1,
अगर मैं इससे छोटी कोई संख्या लेता हूं तो वो n-1 होगी ना। यानी कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब 3 क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी क्रमागत मल्टीप्लाई संख्याओं का होगा, जैसे 3 का है तो ये 3 के फैक्टोरियल से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। मैं फैक्टोरियल की जो फैक्टोरियल की टेबल है वो इस क्लास के बाद में, अभी जस्ट ये प्रश्न खत्म हो चुका है, उसके बाद डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। क्लास को लंबा करने से मतलब नहीं है, टेबल मैं यहीं पे लगा दूंगा, आपको दिख जाएगी। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जितनी क्रमागत संख्याएं मल्टीप्लाई होगी उतने का ही फैक्टोरियल से वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 3 का फैक्टोरियल 6 है, तो 6 मेरा आंसर हो गया। बस ये टेबल आप देख लेना, फैक्टोरियल्स याद कर लेना, क्योंकि आप 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इतना तो याद रख सकते हो, इतना तो आप करके देख सकते हो, लेकिन 10 का फैक्टोरियल मैं पूछ लूंगा तो वो आप निकाल नहीं पाओगे, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। फैक्टोरियल कुछ ऐसे चलते हैं, मैं क्लास को बस मेरे को यही डर लगता है कि क्लास लंबी ना हो जाए। 3 का फैक्टोरियल 6 है ना, 3 का फैक्टोरियल 6 है, और 2 का फैक्टोरियल 2 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, ऐसे चलता है। मैं टेबल डाल दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। ये क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहां तक आप लोगों ने सवाल देखे, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि नंबर सिस्टम के सवाल कैसे बनते हैं। ये क्लास मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों के लिए ला दी, तो बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।